पैरेललोग्राम के बारे में क्या बताया था कि कोई भी दो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है? क्या बताया था पैरेललोग्राम के बारे में? कि इनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और हाँ इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। इनका एरिया निकालने का भी तरीका बताया था। एरिया इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाइट कैसे बोला था? बोला था यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, मतलब यही डिस्टेंस यही हाइट निकलेगा। हाँ, और एक और तरीका बताया था कि जब डायगोनल दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे एरिया। तो एरिया डायगोनल का क्या है, कैसे बताया था? जब एक और तरीका था, अगर डायगोनल हो तो 2 इन अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी। और एस की वैल्यू बताई थी कि ए प्लस बी प्लस डी बाय 2 निकाल लेना। ठीक है, तो ये अगर हमें हाइट पता हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर हमें डायगोनल पता हो तो ये यूज करेंगे। ठीक है, और भी बताया था कि डायगोनल इसका d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सम ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो जो भी इनके सम होंगे साइड्स के, सॉरी स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों डायगोनल होंगे। एक पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल को उनको अगर हम स्क्वायर करते हैं फिर उनका सम निकालेंगे तो वो इक्वल होंगे साइड के समय। ए और बी हमारा साइड है। ठीक है, ए और बी हमारा साइड है, याद रखना। तो अब पैरेललोग्राम में डेफिनेशन पता ही अच्छे से। पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस। तो डालो रोम्बस। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो पैरेललोग्राम में रोम्बस दैट मीन्स पैरेललोग्राम के सारे गुण इसमें तो हैं ही हैं, बस एक छोटा सा स्पेशल गुण है। और वो गुण क्या कहता है कि किसी भी रोम्बस का जो पैरेललोग्राम में क्या बताया था कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इनके भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, किसी भी रोम्बस का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल ही होता है। ये एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम के सारे गुण होने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल तो होने ही चाहिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। बस एक स्पेशल चीज़ है कि इनके चारों साइड ही इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि देखो पैरेललोग्राम क्या कहता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल, पैरेलल है, दोनों इक्वल है, इक्वल भी है। बस इसका रोम्बस में क्या होता है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो अगर ऑल 4 साइड्स इक्वल होगा तो लिख सकते हो कि रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, और हाँ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल। एंड लिख लेना। ठीक है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, देखो अब तक मैंने जहां जहां भी बताया था ये नहीं बताया था कितने डिग्री पर एंगल वो करते हैं, क्या नाम है, 90 डिग्री पर ये जो डायगोनल्स हैं वो इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं पैरेललोग्राम में, ये हम बताए हैं। ठीक है, ये आपस में। ठीक है, तो एक रोम्बस, एक नॉर्मल रोम्बस में, सॉरी एक नॉर्मल पैरेललोग्राम में और रोम्बस में क्या फ़र्क है ये बताओ। पहला फ़र्क क्या है, रोम्बस पैरेललोग्राम कहता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। हाँ, है, फिर से सुनो, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये गुण रोम्बस में भी है, लेकिन रोम्बस में एक एक्स्ट्रा गुण है कि वो जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर चारों साइड्स इक्वल होंगे, एंगल और डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि चारों साइड इक्वल है। इसी तरह एक स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। ठीक है, ये भी रोम्बस की सारे कंडीशन फुलफिल करता है। देखो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ओके,
और स्क्वायर का चारों साइड भी इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है, और इनके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो तुम देखो तो जितने भी स्क्वायर है सब के सब रोम्बस हैं। बस रोम्बस में मैंने यहाँ पर ये देखो, स्क्वायर का होता है कि सारे एंगल यहाँ का 90 डिग्री होता है ना, लेकिन रोम्बस का जरूरी ना हो कि नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री हो सारे। स्क्वायर में तो फिक्स्ड है कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे वर्टेक्स पे जो भी हैं, लेकिन यहाँ के एंगल के बारे में तुम्हें नहीं बताया गया है क्योंकि वो 90 डिग्री। दैट मीन सारे स्क्वायर रोम्बस तो हैं लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं है। यही एक कंडीशन की वजह से, क्यों? क्योंकि उनका एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है। तो लिख सकते हो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्योंकि ये सारा कंडीशन फुलफिल करता है रोम्बस का। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो रोम्बस के बारे में जान गए, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं और पेरीमीटर वगैरह वगैरह निकाल लेते हैं, इजीली हो जाएगा सब कुछ। अब थोड़ा सा ना इसको स्क्वायर से रिलेट करेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का, और चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर रोम्बस का तुमको डायगोनल पता हो, मान लेते हैं कि D1 और D2 हमारे पास डायगोनल है, ठीक है, रोम्बस के दिए हुए हैं, तो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, ठीक है, अगर डायगोनल पता हो तो। रोम्बस की एक अच्छी बात यह है कि इनका जो स्क्वायर्स होते हैं डायगोनल के सम, वो इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होते, 4a स्क्वायर के बराबर होते हैं, सॉरी 4a स्क्वायर। तो रोम्बस का जो डायगोनल है उनका आप अगर सम स्क्वायर करेंगे फिर उनका सम करेंगे तो वो 4a स्क्वायर, a यहाँ पर क्या है? साइड है, ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चल जाएगा कि अगर हमें कभी साइड जानना हो, अगर हमें डायगोनल्स दिया हुआ है और हमें साइड जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो, इधर लाओ, हैं ए स्क्वायर को हम ए बनाए हैं, हे भगवान, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा कितना? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाय 4, a कितना आएगा? अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाय 2। क्या बोल रहे हो? अगर हमें डायगोनल्स पता है तो हम साइड भी पता कर सकते हैं रोम्बस का। और अगर हमें साइड पता चल गया तो पेरीमीटर भी पता चल जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा? 4a, ए है ना साइड, ये तुम्हारा लेंथ ऑफ साइड, पेरीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसमें, एक ये और एक ये, ठीक है।
ठीक है, तो रोम्बस के बारे में अच्छे से जान गए। पहले रोम्बस होता क्या है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या थोड़ा सा हल्का फुल्का जो फ़र्क है, ठीक है, वो हम बता दिए। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक एक्स्ट्रा है कि वो इनके चारों साइड इक्वल होते हैं और एक इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, दैट्स ऑल। दूसरा है कि इनका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू, अगर दोनों डायगोनल पता है तो d1 इंटू d2 आपको, और फिर दोनों डायगोनल्स पता है तो हम इस साइड भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ट्रेपीजियम। दो वर्ड हुआ करता था हमारे पास, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को हमने दो पार्ट में बांटा था। क्वाड्रिलेटरल कि एक तो पैरेललोग्राम होगा, दूसरा ट्रेपीजियम होगा। डैट मीन्स जो पैरेललोग्राम नहीं होगा वो ट्रेपीजियम होगा, और जो ट्रेपीजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। ये बात तो समझ में आया? तो ठीक है, तो पैरेललोग्राम का हम बता चुके हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इनके पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। ट्रेपीजियम में एक फ़र्क है, ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते हैं लेकिन एक ही पेयर का। जैसे अगर पैरेललोग्राम की बात करें, ये और ये इक्वल है, पैरेलल है, ये और ये इक्वल है, ये पैरेलल है, ठीक है। लेकिन ट्रेपीजियम में ये एक ट्रेपीजियम है, इनका ये साइड तो पैरेलल है, दैट्स ऑल। अब इक्वल है नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन बाकी ये साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है, समझे। तो ट्रेपीजियम के बारे में हम अच्छे से पहले और डिटेल में लिखवाते हैं। तो पहले ये जानो कि ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स देखोगे तो पैरेलल है दोनों साइड, लेकिन ट्रेपीजियम में एक ही साइड पैरेलल है, ठीक है, और बाकी साइड पैरेलल नहीं है। इसको क्या, जो साइड पैरेलल होगा उसको कहेंगे पैरेलल साइड, जो नहीं होगा उसको नॉन पैरेलल साइड्स। लेकिन याद रखना इसमें इक्वल भी होना चाहिए, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होना चाहिए, लेकिन ट्रेपीजियम में ये कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसके फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं बाकी सबसे। तो हम ट्रेपीजियम को पढ़ेंगे। तो ट्रेपीजियम के बारे में लिखो, समझे, डिफरेंस समझ में आया ना कि ट्रेपीजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड, क्या, हाँ वो बोलेगा भी, अगर बोल, देखो अगर दो चीजें हैं, फोटो देख करके तुम नाम बताओ या नाम देख करके फोटो बताओ, समझ में आया। तुम किसी आदमी को कैसे कैसे पहचान सकते हो, अगर किसी ने नाम बताया तो तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन आ गया, अच्छा अच्छा ये आदमी है, या वो फोटो दिखाएगा तुम्हारे अंदर नाम पता चल जाएगा। तो दैट मीन्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको पता होना चाहिए। तो ट्रेपीजियम होता क्या है ये तुमको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हुज एनी वन, हाँ, हुज एनी टू ऑपोजिट साइड्स, हाँ एनी, अरे क्वाड्रिलेटरल पूरा ऐसे लिखो, क्वाड्रिलेटरल हुज एनी टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स ऑल, ठीक है। लिख सकते हो नो अदर थिंग्स मैटर। तो ट्रेपीजियम क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिनके कोई एनी टू अपोजिट साइड, कोई भी दो अपोजिट साइड में हो जाए पैरेलल। ऐसा नहीं है कि चार, कितने अपोजिट साइड्स हैं, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, टोटल चार साइड है, तो उसमें से दो, कोई भी दो आपस में
ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो जाए, बात खत्म। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको और इसको पैरेलल कर दो, मैं नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, लिख सकते हो AB इज पैरेलल टू CD, इसको हम लोग पैरेलल साइड कहेंगे, फार्मूला बनाने टाइम ये काम आएगा। और AD और CB ये तुम्हारा नॉन पैरेलल साइड है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में हम लोग क्या क्या इसको हम पहचान गए अब आराम से कि भैया कोई भी दो साइड पैरेलल हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो वो हमारा ट्रेपीजियम होगा। इसमें भी हमें डायगोनल कितने मिलेंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमें कितने डायगोनल मिलते हैं, 2 मिलते हैं। देखो ये एक स्पेशल है, इसको और याद भी रहेगा तुमको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू जो इनके पैरेलल साइड है ना उनको ऐड करना होता है। जैसे मैं सम ऑफ पैरेलल साइड, इनको ए और बी जरूरी नहीं है इक्वल हो, तो A प्लस बी, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू पहले लिखना हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो भी पैरेलल साइड दिया रहेगा कर लेना, और उसके बाद इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो, ठीक है, इनके बीच कोई ना डिस्टेंस होगा, दो लाइन के बीच, कोई भी पैरेलल लाइन के बीच एक फिक्स डिस्टेंस होती है ना। वो उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो तुमको लिखना है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लिख लो अच्छे से। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड जो भी है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लेता हूं मैं A की वैल्यू 8 रख देता हूं, B की वैल्यू 12 रख देता हूं, तो एरिया क्या निकालोगे इसका, और मैं इनके बीच का डिस्टेंस मान लो मैं दे देता हूं 5, तो क्या निकालोगे एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। करके देखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हमारा पैरेलल है, तो 8 और 12 20 लिख दिया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 5, तो ये हमारा आ गया 50 स्क्वायर यूनिट, जो भी हमारा यूनिट होगा वो हम कर देंगे। ठीक है, लिख लो अच्छे से। अब एक चीज देखना, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है कि भाई सारे बाउंड्री साइड को ऐड कर दो। ठीक है, ये हमारा अगर ट्रेपीजियम है, ये अगर A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है, D दिया हुआ है, तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, हाँ A पेरीमीटर दिया हुआ है A प्लस B प्लस C प्लस D। देखो कभी कभी ना क्या करता है क्वेश्चंस में, अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाने जाएगा तो क्या करेगा, वो तुमको सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड दे देगा। ओके, तो नॉन पैरेलल साइड दे देगा और पेरीमीटर भी दे देगा और इनके बीच का दूरी भी दे देगा। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है हमारा 8, जो भी है डिस्टेंस, तो क्या करेगा कि पेरीमीटर दे देगा, सम ऑफ पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड देगा, ये CD क्या है, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड, और उसके बाद डिस्टेंस भी देगा। अब तुमसे पूछेगा एरिया बताओ, एरिया बताओ। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा पड़ जाएगा। तो मतलब क्या समझो कि मान लेते हैं कि C और D, C की वैल्यू दिया हुआ है 20, D की वैल्यू दे रखा है 18 मान लो। ठीक है,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो 16 रख लेते हैं, काटने कुटने में हो सकता है, ठीक है। और उसका पूरा पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है वो मान लो दिया हुआ है 80। तो अब मुझे एरिया बताओ। तो हमको पता है कि नॉन पैरेलल साइड कितना हो गया, सम देखो तो 36। 80 में से ये घटाएंगे तो हमको a प्लस बी मिल जाएगा। तो होता क्या है एरिया हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी a प्लस बी, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन दम यानी d। डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ, d मत समझ लेना, डायगोनल करनी। हाफ इंटू a प्लस बी कितना है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया इनका सम आया हमारा 36, तो इधर घटाओगे तो 44 इंटू उनके बीच डिस्टेंस से 8, ये हो गया 4 से काटोगे 176 स्क्वायर यूनिट, समझे। तो ट्रेपीजियम में ऐसे निकालते हैं एरिया। तो ध्यान रखना उनके साइड्स दिए रहेंगे, पेरीमीटर इस तरह दिया रहेगा, एरिया इस तरह निकाल लेना ट्रेपीजियम में, ठीक है। अब ट्रेपीजियम में भी कितने डायगोनल होंगे, क्या बोल रहा, नहीं क्वेश्चन लिखा रहेगा, हो सकता है फिगर भी दे दे, तुम्हें ट्रेपीजियम बोलेगा ना, तो हो सकता है ये बोलते कि मान लो ऐसे क्वेश्चन बना दे, रुको बताते, ऐसे बोल दे कि 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, मानो ट्रेपीजियम आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर respectively, and distance between them is 6 centimeter. Find the area। तो हो गया, इक्वेशन बन गया, ऐसे ही बनेगा और क्या बनेगा। तो 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 8, अब तुमको पता है, फॉर्मूला पता रहेगा तभी तो करोगे कि एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनको ऐड किया 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दम इंटू 6, ये आ गया 60 स्क्वायर यूनिट। समझ आया, ये ट्रेपीजियम वर्ड बोलेगा ना तो समझ जाना हमको कौन सा फॉर्मूला निकालना है। और ट्रेपीजियम में तो तुमको एक ही एरिया ही बताया, और कोई तरीका भी नहीं बताया कि ट्रेपीजियम तो सबसे ईजी है, इसका एक ही एरिया है, इसमें डायगोनल निकाल करके भी एरिया हम नहीं बताएंगे, ठीक है। बस डायगोनल को लेकर के एक चीज़ है वो बताने जा रहा है। अब ट्रेपीजियम में भी कितने डायगोनल होंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो 2 ही डायगोनल होंगे, ठीक है। तो इनका जो सम होता है ना, जैसे D1 प्लस D2, ये तुमने मान लो 2 डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स का सम जो ट्रेपीजियम के अंदर है, एक ट्रेपीजियम के अंदर 2 डायगोनल्स हैं, उनके स्क्वायर करोगे तो उसके बाद देखो 2 चीज़ें याद रखना, हमारे ट्रेपीजियम में क्या क्या था, 2 साइड पैरेलल था और बाकी सब नॉन पैरेलल था, ठीक है। मान लो A B C और D, ठीक है। जो नॉन पैरेलल साइड होगा ना उसका स्क्वायर कर देते हैं, उनका स्क्वायर करो। नॉन पैरेलल साइड कौन है, C और D, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और जो पैरेलल साइड है ना उसको एज इट इज ऐसे लिखोगे। ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे बनाए हैं, ये हमारा नॉन पैरेलल साइड है, और ये हमारा पैरेलल साइड है। तो डायगोनल्स इसके कोई भी हो सकता है, ये हमारा डायगोनल है D1 और ये डायगोनल आया इधर से D2, कर लीजिए, समझ में आया। तो देखो डायगोनल तुम्हारा रोम्बस का है, ट्रेपीजियम का है, पैरेललोग्राम का है, स्क्वायर का है, रेक्टेंगल का है, ठीक है। ये 5 डायगोनल्स को याद रख लो,
कैसे इनका इनका क्या रिलेशन है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का याद नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम का हम अभी भी बताए, ट्रेपीजियम और रोम्बस का देख लेना। तो इस तरह से एक नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उसमें ये सब चीज़ें लिखना अच्छे से एक लाइन में। हाँ देखो, हम तुम मेरा नोट्स तो डिटेल में है ना, वो तो तुम जब पढ़ना स्टार्ट किया तो पढ़ना, लेकिन कभी कभी मतलब एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए कि भाई तुम मान लो कहीं वेट कर रहे हो, कहीं तुम बिजली ऑफिस गए या कहीं भी गए, तो एक छोटा सा डायरी मेंटेन किया करो और पलट के देखते रहो। ऐसे थोड़ा स्टडी का आदत डालना पड़ेगा, ठीक है। बजाय अब ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट है तो ऐसा नहीं है कि उससे हम फेसबुक चलाएं या इंस्टाग्राम, उसके बदले अपना डायरी देखो। आदत पड़ जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। जैसे तुम्हारी आदत होगी ना सोशल साइट यूज करने की, वैसे आदत हो जाएगी तुम्हारी डायरी मेंटेन करने की, वो बहुत अच्छा लगेगा। तुम करके देखो तो एक बार, बहुत अच्छा चीज़ है वो, कहीं भी तुम बोर नहीं होगे, ठीक है। बस एक ट्रेपीजियम में एक और चीज़ है, पता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। ये जो डायगोनल होते हैं ना ट्रेपीजियम के, ये तो पैरेलल हैं, ये डायगोनल होते हैं। तुम ध्यान से बताओ, ये और ये पैरेलल लाइन है, और ये और नॉन पैरेलल है, और ये बीच में क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो हम बताए थे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है। अब बताओ ये एंगल जो आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा? हाँ नीचे, ठीक है, ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के उसमें आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब एक याद देखते रहना, एक और डायगोनल मैं इधर खींचता हूं। अब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? हाँ पहले वाले। अब तुम ध्यान से देखो, अपने से ही ऑब्जर्व करना, दो ट्राइंगल ये इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ओ पॉइंट पे, ये हो गया ए बी सी डी। तुमको ट्राइंगल जो लेने बोल रहा हूँ वो लेना, ठीक है। ये ट्राइंगल लेना, यानी मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ए ओ बी, हाँ। अब ए ओ बी एंड ट्राइंगल, और अपोजिट में लो डी ओ सी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, ओके। अब हम चीज बताना, एंगल इसमें देखोगे, एंगल ए किसके बराबर है? सी, हम लोग कुछ वो लिख हाँ, एंगल ए ये वाला सी के बराबर है ना, देखो, ठीक है, एंगल सी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर। और हाँ एक और एंगल देखो, ये वाला भी एंगल, ये दोनों एक दूसरे के एंगल के, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, पूरा लिख देता हूँ, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। अब तीनों चीज हो गया, तो ये हम आराम से क्या कह सकते हैं कि ये एक सिमिलर ट्राइंगल हो गया। ये कॉन्करेंट हो गया, ये सिमिलर हुआ, क्या हुआ? टू ट्राइंगल्स सिमिलैरिटी प्रूफ करने के क्या क्या तरीके थे? ये तो ट्रिपल ए प्रूफ हो जाए, या तो ऐसे, हाँ दो एंगल, देखो हाँ अगर इस एंगल को छोड़ भी दें, इस एंगल को हम लोग छोड़ भी दें, इस एंगल को मान लो छोड़ भी दे मिनिमम, तो हमारा आराम से ये सिमिलैरिटी प्रूफ हो गया ना, मान लेते हैं ये प्रूफ कर दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे भी तो सिमिलैरिटी प्रूफ हो गया अगर इस पर इंटरसेक्ट पे हो। और जब सिमिलैरिटी कोई भी ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो क्या होता है कि उनके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बोलो बोलो, एक वर्ड है, हाँ रेशियो में होते हैं। तो इनके ट्राइंगल जैसे ये डी ओ डी, तो यहाँ से पता चल गया कि ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया, इससे हमें पता चला कि इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। तो डी ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इक्वल्स टू सी ओ डिवाइडेड बाय ए ओ इज इक्वल्स टू डी सी डिवाइडेड बाय ए बी।
इस लाइन के बाद नीचे लिखना, ठीक है। तो इफ डायगोनल्स लिख लेना, यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, इफ डायगोनल्स, मतलब दो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, देन ये सब होगा। तो अब एग्जाम में ये सब तो प्रूफ करना नहीं है। तो एक बात पता चल गया कि ट्रेपीजियम का जो क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम का जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। बस इसमें बाइसेक्ट वर्ड यूज नहीं किया, इंटरसेक्ट वर्ड यूज किया है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। तो रोम्बस में बाइसेक्ट कर रहा था, स्क्वायर में बाइसेक्ट कर रहा था, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रेपीजियम में नहीं कर रहा है। ट्रेपीजियम में ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। हाँ, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सब चीज़ पे फोकस करना। अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। ये देखो, अब हमारा पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम खत्म हो गया है। अब हम सर्कल को करेंगे, ठीक है। सर्कल हो जाएगा, फिर इसके बाद ट्रायंगल होगा, और उसके बाद ट्रायंगल आज नहीं हो पाएगा, अभी हम सर्कल ही करवाते रह जाएंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रायंगल होगा, और पॉलीगन तो पढ़ा ही दिए हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2D खत्म हो जाएगा। फिर हम 3D में तो सारा चीज़ सिलेंडर विलेंडर सब बताएंगे। 3D भी बहुत ईजी है। उसके बाद जब हमारा ये 2D और 3D मेंसुरेशन अच्छे से खत्म हो जाएगा, तुम लोग का प्रोबेबिलिटी भी ये चैप्टर अच्छे से खत्म करवा दूंगा मैं, ताकि उसके बाद हम फिर अलजेब्रा एंड द लास्ट ट्रिगोनोमेट्री, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल, मेंसुरेशन के अंदर ही सर्कल। तो अब सर्कल का डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा एक सर्कल बनता है, और फिक्स्ड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को अगर मीट करवाते हैं तो वो रेडियस हो जाता है, समझे। हाँ, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ देखो, जब सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे सर्कल में ना कहीं कहीं सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करता है, सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करता है। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये पेरीमीटर ही होता है, ठीक है। पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, तो अब बोलचाल में आ गया है तो ठीक है, लेकिन ये भी दोनों बात सेम ही है। तो पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस। अब क्या है कि तुमको यहाँ पे कोई साइड वेट तो है नहीं, जैसे स्ट्रेट लाइन होता था तो ऐड कर देते थे, मान लो 4 5 6 7 ऐसे ऐड किए तो आराम से बता देते थे कि हाँ सबको ऐड करके इसका पेरीमीटर है। लेकिन तुमको यहाँ नहीं पता है, तो लेकिन जो हमारा टोटल सर्कल होता है ना, और 360 होता है, और जब 360 घूमता है तो वो होता है 2 पाई आर के बराबर। तो ये पूरा जो लेंथ देख रही हो, एक पॉइंट से लेके, मान लो तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चलते 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 यहाँ पूरा कंप्लीट एक सर्कल कर लोगे तो तुम मतलब 2 पाई आर का चक्कर लगा लिए टोटल, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कोई, तो हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, एरिया और सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर समझ गया सब कुछ। और याद रखना, अच्छा ये बताओ, यहां से अगर ये आर है तो यहां से यहां क्या होगा, ये भी आर होगा सेंटर से, दैट मीन, और ये पूरा क्या कहलाता है, डायामीटर। तो डायामीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2r। अब ये सब पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो आता ही होगा। तो लिख लो, सर्कल में डायमीटर 2r और एरिया पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर का 2 पाई आर। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी हम तुमसे लेंथ पूछेंगे बाउंड्री का तो तुम पेरीमीटर बताओगे। अगर मैं तुमसे इस बाउंड्री के अंदर का टोटल पूछेंगे कि सरफेस एरिया के वगैरह वगैरह क्या है, तो तुम एरिया बताओगे मुझे, ठीक है। याद रखना, ये सब में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वर्ड है सेमी। सेमी मीन्स क्या होता है, आधा। तो सेमी सर्कल, हाँ, तो सेमी सर्कल तो आधा कर दो सब कुछ को, लेकिन बस पेरीमीटर में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अब एरिया क्या होता, पूरा सर्कल का एरिया क्या था, पाई, एरिया था पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल है यानी आधा एरिया, पूरा सर्कल का एरिया था हाँ पाई आर स्क्वायर बाय 2।
समझ में आया? सेमी सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो आधा होगा, हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो पेरीमीटर में क्या बताया था मैंने अभी, 2 पाई आर, पूरा सर्कल का बताया था 2 पाई आर। तो यहाँ तो पूरा सर्कल है नहीं। अब तुम ध्यान से देखना, जब तुम सर्कल का हमको पेरीमीटर बता रहे थे, मान लो ये पूरा सर्कल है, तो पेरीमीटर क्या बता रहा, ऐसे पूरा बाउंड्री बता रहे थे, बाउंड्री बताते बताते अंदर गए थे क्या? नहीं ना। हमें पूछा कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ बताओ, तो इसके अंदर झांकने की थोड़ी जरूरत है। मैं पूछूं कि मेरे घर के बाउंड्री दीवार का लेंथ बताओ, तो मेरे घर के अंदर थोड़ी आ जाओगे, बाहरी बाउंड्री जो होगा होगा। तो जब मैंने तुमसे पूरा सर्कल का पूछा था, तुमने बोला ठीक है 2 पाई आर, लेकिन अब दैट मीन्स 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल है तो कितना हो गया? आधा। पहले ये बोलो, आधा हो गया ना, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, अब बाउंड्री, ये हमारा बाउंड्री भी तो काम कर रहा है। अब ऐसे आ रहे हैं, ये हमारा 2 पाई आर था जिसका हम आधा किए, तो ये हो गया। उसके बाद ये दोनों भी तो आ रहा है, ये रेडियस था कि नहीं, आर और आर। सेमी सर्कल कहाँ से बनता है? डायामीटर से। डायामीटर को आधा उधर कर दोगे, डायामीटर के उस साइड और इस साइड आधा आधा सर्कल हो जाता है, ठीक है। तो आर, तो इसका मतलब इस पर 2 आर और ऐड करना पड़ेगा। तो इस पर सेमी पेरीमीटर ये कट गया, तो पाई आर प्लस 2 आर। ब्रेक करके बहुत सारा लोग लिखते हैं, लेकिन मैं लिखना पसंद नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पे आर कॉमन ले लिए, पाई प्लस 2, फिर वो रटने वाली बात हो गई। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2। पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाय 2 तो लिखे, लेकिन इस बार 2 रेडियस हमें एक्स्ट्रा बाउंड्री पे आ गया है, इसलिए उसको भी ऐड करना पड़ा। हाँ, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर ही है ये, और तुम लोग को मैं पढ़ाया हुआ भी हूँ, देखते हैं कितना क्या याद रहता है। सेमी सर्कल में बताना ये एंगल कितना होगा? तुमने रिवाइज ही नहीं किए। हाँ, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में मैंने बोला था कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। और बाकी सब भूल भाल तो नहीं गया, पूरा थ्योरम में सर्कल को अच्छे से डिटेल में बताया है। अब ये तो बस थोड़ा सा एरिया, हाँ, तो ये देखो, अब ये 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स ये जब 90 डिग्री हुआ है तो दैट मीन्स ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। और फिर बाकी बचा हुआ 2 साइड वगैरह वगैरह होगा। तो अगर तुम इसका एरिया निकालने जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस एरिया का ट्राइंगल निकाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस, रुको, बेस इंटू हाइट। बताओ, हाफ, बेस क्या है हमारा? हाँ, कोड, हाँ, मतलब ये देखो, होता क्या है ना कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया और उसके बाद हाइट, हाइट ड्रॉ करोगे, मान लो हम इसको बेस मान लेते हैं, ये हमारा बेस है, मान लो इसको बेस है, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या देगा? लेकिन ये सेंटर पे ड्रॉ होता है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गलत है एक्चुअली, ये सेंटर पे ड्रॉ होता है। रुक जाओ एक मिनट, ड्रॉ करने दो भाई, इस तरीके से। एक्चुअली एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करके होगा, ठीक है। ये जो है एकदम पूरा, ये आर है, ये आर है, और यहाँ पे आके 90 डिग्री बनता है, तो अब जा करके ये बनेगा। तो यहाँ इसका जो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट, जो मैं खोज रहा हूँ वो लिख देता हूँ डायरेक्ट, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल, सर्कल, और फिर उसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के देखते हैं। हाफ इंटू बेस हमने रखा 2r इंटू हाइट, हाइट ये रखा, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है? देखो ये ट्राइंगल हम बनाए हैं अपने मन से, क्योंकि हमको लार्जेस्ट ट्राइंगल खोजना था सेमी सर्कल में, तो हम ऐसा किए
तुमको पता है कि लार्जेस्ट सेंटर से, अगर सर्कल में पूछूं कि लार्जेस्ट लाइन जो ड्रॉ कर सकते हो सेंटर से, वो रेडियस है। इससे ज़्यादा कुछ ड्रॉ कर सकते हो क्या? बोलो तो दैट मीन्स हाइट भी मैक्सिमम मेरा, ये पूरा रेडियस भी मेरा, तो हाइट यहाँ पर आर है, ये आर है ना, यहाँ से यहाँ तक तो आर है। तो इसको क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होगा, आर स्क्वायर। ये पूछता है एग्जाम में, तो याद रख लेना। वैसे तुमको लॉजिकली समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों किए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला वर्ड है सेक्टर। तुम लोग बहुत पढ़ते हो ना, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सब नाम सुना है। इसी के अंदर है, सर्कल का ही पार्ट है ये, अभी कुछ चेंज मत करते रहिए, सर्कल का ही है। जैसे हमारा सेमी सर्कल पर है, सेक्टर पर। हाँ बोलो। हाँ हाँ, लार्जेस्ट बोलेगा ना कि लार्जेस्ट ट्रायंगल ड्रॉ करिए, तो तुम खुद सोचो कि लार्जेस्ट ट्रायंगल हम ड्रॉ करने के लिए, मतलब वो बोलेगा कि भैया लार्जेस्ट ट्रायंगल बताइए सेमी सर्कल में, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल। तो तुमको फिर आर स्क्वायर, ऐसे तो तुम डायरेक्ट लिख देना, जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर करके आंसर दे दोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम लॉजिकली सोचो भी, तो तुम्हारी हाइट जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितना रेडियस होगा। बेस कितना हो सकता है मैक्सिमम, 2r के बराबर। तो ये लार्जेस्ट ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सेमी सर्कल में। ड्रॉ करके बताओ क्या, जो मैंने बोला अभी। ओके ओके, देखो अभी हम लोग सेक्टर मीन्स क्या होता है, अगर तुम जाके गूगल पे देखोगे तो सेक्टर का क्या मतलब बता रहा है, बताओ। अगर कोई मोबाइल से देख सकता है तो बताओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। सेक्टर मतलब पार्ट बता रहा है, ठीक है। बता क्या रहा है गूगल में, ये बताओ। देखो एक पूरा सर्कल है, इसको मैं, हाँ इसको हम कई सेक्टर में बांट सकते हैं। हाँ, जैसे अगर तुम नोएडा अगर ये बड़े बड़े जहाँ कॉलोनी होते हैं वहाँ पे सेक्टर बांट, सेक्टर 5, सेक्टर 6, मतलब एक बड़ी सी एरिया है, उसमें से डिवाइड कर दिया भाई, ये सेक्टर 2 कहलाएगा, 52 कहलाएगा, ये 58 कहलाएगा, ऐसे मतलब अपना अपना सेक्टर। तो सेक्टर मीन्स होता है भाग। तो अब एक सर्कल है, इसको हम कई सेक्टर में बांट सकते हैं। बांटने का तरीका क्या है कि अगर तुमको बांटना है तो तुम यहाँ से शुरू करोगे, मान लो हम ये बांट दिए, तो ये एक पार्ट हो गया, ये कोई सेक्टर कहलाएगा इस ट्राइंगल का अपना अपना। तो बांटने के लिए हम मान लो कि हमको यहाँ से बांट देते हैं, अरे ऐसे तुम तरीके सेक्टर बांटना, सेक्टर में इसी का पार्ट ऐसे बांट दिए एक जगह से, तो ये दूसरा सेक्टर हो गया। इसमें अभी तो कितने सेक्टर है, अगर मैं पूछूंगा कितने सेक्टर हो गए, तो 1 2 3 4, 4 सेक्टर में बांट दिया, ठीक है। और बांट लो, ये लो, हाँ ये कितने सेक्टर में बट गए हमारे ये स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहा हूँ यार, सर्कल। सर्कल कितने सेक्टर में बटे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक चीज देखना कि है क्या ये सब क्या है, ये आर है सब, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी किसी एक सेक्टर को लेके चलते हैं, तो होता क्या है सेक्टर, सेक्टर कुछ नहीं होता, दो रेडियस को अगर आर्क से वो कनेक्ट कर दो, दो रेडियस अपने अपने पॉइंट पे, और इसका जो बीच का एरिया है यही तो सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। यही तो सेक्टर है। तो सेक्टर क्या है, सेक्टर का डेफिनेशन ही लिखवा देता हूं मैं। अ सेक्टर इज अ फिगर, लिख लो, अ सेक्टर इज अ फिगर, क्या है, दो रेडियस से इंक्लोज्ड है, तो लिखो फिगर इंक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड वन एंड आर्क। आर्क लिख लो, आर्क भी बता देते हैं क्या होता है। एंड एन आर्क, हाँ लाइंग बिटवीन दम, ये पूरा लिख लो अच्छे से। अ सेक्टर इज अ फिगर इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन दम, ठीक है।
तो मान लो कि एक सर्कल है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। एक सर्कल है, इसका एक सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियाई होगा, 2 रेडियाई, 2 रेडियाई और एन आर्क। अब जो बचा है ना ये वाला पार्ट, मान लो यहाँ से मैं ए और बी, ये ए से बी की जो दूरी है ये क्या है, इसको कहते हैं आर्क। हाँ, और अगर इसका नाम देना हो तो इसको बोलेंगे आर्क ए बी। समझ में आया? अगर नाम देना हो तो 2 रेडियाई और उसके बीच का आर्क मिला करके एक सेक्टर बनाता है। ठीक है, देखो हम बोले कि एक सर्कल को हम बहुत सारे सेक्टर में बांट सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अब बताओ, जब भी दो लाइन हो इस तरीके से, तो एक बीच में कोई एंगल बना रहा होगा, उस एंगल को हम फिलहाल हम थीटा रख देते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? इसका नाम हम थीटा रख देते हैं। अब ये बहुत इजी हो गया। टोटल एंगल कितना होता है एक पूरा घुमा के एक सर्कल का? 360। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर ए। ठीक है, ये वाला सेक्टर। तो सबसे पहले हमको पता है कि पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हम बोले ठीक है भैया, पाई आर स्क्वायर लिख दिए इनटू। अब हम उतना ही एरिया निकालेंगे जितना डिग्री ये एंगल का हो, इतना ही दूर का एंगल हमको एरिया पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इतना। तो हमको पता है कि टोटल होता है 360, उसमें से इतना ही एंगल का बोल रहा है, दैट मीन्स थीटा बाय 360। ये एरिया निकल गया सेक्टर का। किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो अब देखो यही चीज होता है, जब हम पूरा सर्कल होता है तो पूरा सर्कल में थीटा कितना हो जाता है? 360 होता है ना। 360 बाय 361 हो गया तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर सेमी सर्कल होगा तो 180 का हो जाएगा, तो 180 बाय 360 1/2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 आ जाता है सेक्टर का। सेक्टर मतलब भाग में बांट देना सर्कल को। तो बहुत आसान है। ठीक है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय इंटू थीटा बाय 360। अब उसी तरह पेरीमीटर भी पूछ दो ना, तो पेरीमीटर बस अपना ध्यान रखना। पहले ये बताओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अपना लॉजिक लगाओ। पेरीमीटर मतलब सेक्टर में किसका किसका हमको ये चाहिए, ये चाहिए हमको, ये चाहिए और ये तीनों चाहिए हमको, तीनों का लेंथ चाहिए। सबसे पहले पता पूरा आर्क कितना हो, पूरा पेरीमीटर कितना बताया है मैंने एक उसका सर्कल का, 2 पाई आर पूरा बताया है। एक ये पूरा जो लेंथ होता है सर्कमफ्रेंस का वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब हम तुमको सिर्फ इतना ही बोले हैं थीटा वाला निकालने के लिए, तो इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल गया, ये आर्क निकल गया। ठीक है, लेकिन साथ में और भी है तुम्हारे पास, 2 बाउंड्री और है। उन 2 बाउंड्री वो कौन कौन से बाउंड्री है बोलो? हाँ, 2 रेडियस भी है ना। ये जो हम निकाले, ये हमारा ये जो निकला वो लेंथ ऑफ द आर्क मिला। ये वाला ए से बी के, एक से बी का लेंथ मिला। अब ये भी और ये भी तो लेंथ है, तो आर प्लस आर, 2 आर जोड़ दिए है कि नहीं, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 प्लस 2 आर। समझ में आया? यही है। और ये जो अगर कभी लेंथ ऑफ आर्क खोजना पड़े तो यही है लेंथ ऑफ आर्क। मैंने सेपरेट भी लिख देता हूँ, यही है लेंथ ऑफ आर्क। जो लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसका सरकमफ्रेंस का जो पार्ट है उसका लेंथ बताइए। तो 2 पाई आर टोटल होता है इंटू जितने एंगल का बोल रहा है उतना का खोज लो। ठीक है, तो सेक्टर में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर जो पूरा सर्कल का होता है इंटू जितना थीटा एंगल का बोला है थीटा बाय 360। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला है, तो पेरीमीटर में ना एक बार दिमाग लगाना कि सारे बाउंड्री ऐड तो कर दिए ना। तो तुमने लेंथ ऑफ द आर्क निकाला, भैया बोला टोटल होता है 2 पाई आर,
उसका थीटा बाई 360 से कर दिए मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। उसके बाद हमको मेरे पास एक आ रही है और एक आ रही है, तो 2 आ रहा है, कट भी कर दिया। ठीक है, अगला है सेगमेंट। सेगमेंट जो होता है, क्या मीनिंग बताया है सेगमेंट का है गूगल पे? इसमें भी वही बात बताया है क्या? हाँ, तो वही बताया होगा। देखो, एक सर्कल है, जब हम इसको इस तरह करते थे तो ये हमारा पार्ट कहलाता था सेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को, इसी सर्कल को हम ऐसे कर दें कोड से, तो इस पार्ट को कहेगा ये सेक्शन, सॉरी सेगमेंट। हाँ, लिख लो डेफिने। हाँ, तो सेगमेंट कोड से, ये कोड है ए बी, ठीक है, ये तुम्हारा सेगमेंट कहता है, और ये तुम्हारा सेक्टर है। तो डिफरेंस नजर आ गया। इसका डेफिनेशन लिख लो सेगमेंट का। एन एरिया मतलब अ फिगर इनक्लोज्ड बाई, इसी को सेगमेंट कहते हैं, ये पूरा सेगमेंट नहीं है, ये सेगमेंट है, सेगमेंट। ठीक है, तो अ फिगर इनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड एन आर्क विच इट कट्स ऑफ। ये जो कोड है, ये इस आर्क को कट कर रहा है ना, ये पूरे आर्क में यहां से कट कर दिया इसको, तो भैया ये वाला सेगमेंट लिख सकते हो। तो लिखो अच्छे से, मैं लिखवा देता हूं। अ फिगर enclosed by a chord and an arc which it cuts off। जो ये काट देता है जिस आर्क को, ये वाला एरिया तुम्हारा सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा दिमाग में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा डेफिनेशन पे फोकस नहीं करता हूँ। अब सुनो, इसका चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ें जाननी है इसमें सेगमेंट में। ठीक है, यहाँ से फिगर ड्रॉ किया, ये आर्क बना दिए। ठीक है, तुम लोग बताना ये क्या है। ठीक है, ये सेंटर है हमारा ओ, इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया ए से, ये ओ ए क्या है? ठीक है, रेडियस बी, बी को कनेक्ट कर दिया, ये भी रेडियस, बीच में कोई थीटा एंगल रख सकते हैं, ये थीटा। ठीक है, तो अब अगर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट मतलब इसका एरिया निकालना है, ध्यान से सुनना। सेगमेंट तो ये है मेरा, ये तो पूरा सेक्टर हो जाएगा। तो इसमें तुम ध्यान से देखोगे कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दें, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दे, तो ये एरिया मिल जाएगा। अब देखो फिगर को ध्यान से, आया समझ में? ये क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है ना। सेक्टर का हम डिफिनेशन बताया है, ये हमारा सेक्टर है। देखो तो ये वाला फिगर को उसमें खोजने की कोशिश करना, ए एंड बी, ये मिला, वहां पे मिला होगा, देख लो ध्यान से, मिल गया ना? मिटा के दिखाऊं या मिल गया ये वाला चीज? हाँ, ठीक है। अब हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, यहां पर पाई आर स्क्वायर, हाँ, इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ पे जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो निकालने की जरूरत नहीं है, मान लो कुछ भी दिया रहे तो सॉल्व कर लेना। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, रुक जाओ, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट
एरिया ऑफ सेगमेंट, जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे कोई आर्क का भी नाम दे दो, तो ए सी बी इजिकल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, जो भी है ओ ए बी जो भी लेना है। समझ में आया? और एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे ये एरिया मिल जाए तो मैं पूरा एरिया भी बता सकता हूँ। वो कैसे? मैं लिखवाता हूँ, रुक जाओ अभी। पहले ये समझो, ये समझ में आया कि इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमको पूरे सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटाना है, तो ये एरिया मिलेगा। अब मुझे बताओ, एक वर्ड होता है मेजर और एक होता है माइनर। ये दोनों में माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। हाँ हाँ, जैसे ये पूरा तुम्हारा, देखो मैं बता रहा हूं, मैं एक सिंपल भाषा में बता दे रहा हूं। ये एक सर्कल है पूरा, ठीक है ना, ये सर्कल है। ये तुम्हारा ये जो सेगमेंट है, ये इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। और इस कोड के बाहर ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये तुम्हारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा, सॉरी मेजर, हाँ मेजर सेगमेंट कहलाएगा। मतलब बड़ा वाला सर्कल को कितने भाग में बांटे हैं यहाँ पे? 2 भाग में। तो एक छोटा वाला को माइनर और मेजर सेगमेंट। अगर हमको ये माइनर सेगमेंट का हमको एरिया पता चल जाए तो हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। दैट विल बी, तो लिख सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट में समझ में आ गया। इसको सेगमेंट कहते हैं। जब हमको इसका एरिया निकालना है तो पूरा सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया खत्म करेंगे, ये आएगा। अगर हमको माइनर सेगमेंट का एरिया पता है और पूछा मेजर सेगमेंट का, तो निकाल सकते हैं पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दीजिए और फिर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ये हमारा था, ठीक है। हाँ, सेगमेंट का पेरीमीटर भी ध्यान रखना। अगर मान लो कि तुमसे पूछे कि सेगमेंट का पेरीमीटर, तो बहुत इजी है। मान लो ये रहा, इसका मैं पेरीमीटर पूछूं तो पेरीमीटर क्या होगा? जो लेंथ ऑफ ये आर्क है वो प्लस ये कोड का लेंथ, यही होगा ना पेरीमीटर, ठीक है। तो लिख सकते हो, लिखना है तो अपने भाषा में लिख लो कि इस लेंथ का आर्क निकालना, आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क निकालना सिखा चुके हैं। क्या निकालते हो? 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, ये निकल जाएगा। फिर कोड का लेंथ दिया रहेगा, दोनों को ऐड कर लोगे तो बन जाएगा तुम्हारा ये पेरीमीटर बन जाएगा। तो लिख लो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर सेगमेंट के नीचे ही लिखना, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू कोड ए बी प्लस आर्क ए, हाँ ए सी भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अगर तुमसे मान लो कि मैं इतना दे करके पूछ दूं, लेकिन अगर मैं रेडियस दे दूं तो तुम दिमाग लगा लोगे ना, क्योंकि तुमको पता है कि अगर मैं रेडियस दे दूं यहाँ पे ऐसे करके आर, मान लो रेडियस की वैल्यू कुछ दे दूं, मैं 5 दे दूं, तो तुम तुरंत समझ जाओगे अच्छा एरिया, क्योंकि हमको तुम तुरंत पता कर लोगे कि सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर यानी 2 पाई इंटू 5, ये हो गया, डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 पाई आर इंटू, फिर लगोगे थीटा 6, मान लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे दिया मैंने, थीटा की वैल्यू मान लो मैंने 60 दे दी, तो वो भी तुमने पता कर लिया। तो चलो 60 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ से काटोगे, इससे तुमको क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 360, हाँ 360। तो ये इससे तुमको क्या निकल जाएगा? लेंथ ऑफ द आर्क, और कोड का दिया ही रहेगा। तो इस तरीके से निकाल लेना क्वेश्चन में। सेगमेंट में थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। सेक्टर वगैरह में थोड़ा ज़्यादा आता है।
अब हमारा नेक्स्ट लास्ट है कि अगर 2 सर्कल हो जाए तो कैसे चीज़ों को करेंगे। वो हम बता भी चुके हैं पहले, लेकिन लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट्रिक सर्कल में या कोई भी सर्कल हो, एरिया कैसे निकालना है। तो पहले कंसेंट्रिक सर्कल देखो, इसको क्या कहते हैं। जब मैंने बोला कि सेम सेंटर से ढेर सारे ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो हाँ कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। अब मैं बोलूँ कि तुम इसका एरिया मुझे बताओ, इस वाले पाथ का एरिया बताओ। इस तरह से मैंने सर्कुलर पाथ बनाया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। हाँ, बड़े वाला एरिया सर्कल का एरिया में से C1 रख देता हूँ, C2, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू, या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल C1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C2, या बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा के वो शेडेड पोर्शन निकाल लोगे। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मन करे तो लिख लो। बड़े वाले को हम मान लो कि ये दे देते हैं R, छोटा वाला दे देते हैं यहाँ से रेडियस R, तो क्या हो गया, बड़ा वाला सर्कल का एरिया हो गया पाई R स्क्वायर माइनस छोटे वाले का हुआ पाई R स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन आया, R स्क्वायर माइनस R। लिखना है तो ठीक लो, लेकिन समझने पे ज़्यादा फोकस करो, ये सब कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। तुमसे अगर मैं पूछूं पेरीमीटर ऑफ द पाथ, देखते हैं कौन बताएगा, बताना। और पाथ का बताना मुझे, ठीक है। ये जो रास्ता हम बनाए हैं उसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर तुम देखोगे तो एक तो ये सर्कल से इसका घेराव हो रहा है, और एक अंदर इस वाले सर्कल, यानी दोनों का क्या है, सरकमफ्रेंस, दोनों सर्कल का। तो छोटा वाला सर्कल बाउंड्री है ना पूरा, तो इसको लिख सकते हैं, छोटा वाले को पहले बड़ा वाला लिख लो 2 पाई R, फिर छोटा वाला लिख लो 2 पाई R। ये चीज तो है, देखो दोनों यही है ना। ये बाउंड्री लोग है ना, जो बाउंड्री है उसको कहते हैं बाउंड्री, अंदर बाहर सब का लेंगे। अब ये है तो इसका पूरा लिया और फिर इसका पूरा लिया। मान लो कि तुमको दिवाली के लाइट लगानी है, कितना मीटर का वायर चाहिए, तो ये तुमको पेरीमीटर से ही पता चलेगा ना। तो हम पता कि एक ऐसा किसी का घर हो, कुछ हो, तो अगर सजाना है तो पेरीमीटर हमको पता करना पड़ेगा, भाई इतना लेंथ लगेगा, तो 2 पाई R। तो ये वाला यहाँ पे भी सजाओगे बल्ब और यहाँ भी सजाओगे बल्ब तार लगा के, तो फिर तो क्या चाहिए, 2 पाई R प्लस 2 पाई R, ठीक है। समझे, इसको नोट्स अच्छे से बना लेना। हम लोग अब कल मिलेंगे, ठीक है।